हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द घटना चक्र बीपीएससी पीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। यह इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। प्रीवियस पार्ट 2 में बौद्ध धर्म कवर किया था हमने, जैन धर्म, शैव और भागवत धर्म और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा को कवर किया था। आज हम मौर्य साम्राज्य से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है यूनानी आक्रमण से संबंधित। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो यूनान है वो क्या है। मतलब ये अभी जो वर्तमान में जो ग्रीस वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं उसी को यूनान कहा जाता था पहले। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये घनानंद थे। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, जो सिकंदर के समकालीन था। यूनानी लेखों में उसे अग्रमीज कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अग्रमीज कहा गया है किसको? घनानंद को। जेनोफोन ने उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया है, 72 साल उसका सेनापति था। ठीक है, डेफिनेशन, इसके एक्सप्लेनेशन को भी आप याद रखेंगे। अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में बनते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से संबंधित पहला क्वेश्चन है, सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रो कोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एपियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स और या एंड्रोकोटस कहा था। ठीक है, ये भी याद रखना है, एपियन या एंड्रोकोट्स कहा था, जबकि जस्टिन स्ट्रैबो तथा एरियन ने सैंड्रोकोट्स कहा था। आप याद रखें, ये देखने में काफ़ी छोटा फैक्ट लग रहा है, बट कभी कभी आपको एग्जाम्स में या फिर जो टेस्ट सीरीज होता है वहाँ ये क्वेश्चन डाला जाता है कि कौन क्या बोला था। तो जस्टिन स्ट्रैबो तथा एरियन जो थे वो सैंड्रोकोट्स बोले थे, और एंड्रोकोट्स कौन बोले थे? तो ये प्लूटार्क बोले थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा हुई थी? ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में की जाती है। वह मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट थे। ठीक है, वह पहला ऐसा सम्राट था जिसने 72 भाग पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से भी बड़ा था। उनके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी, यानी आधुनिक जो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो भी इनके क्षेत्र में था सम्मिलित। अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र था सम्मिलित, और उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। ठीक है, मतलब एकीकरण सर्वप्रथम यहीं से शुरू हुआ। जो अखंड भारत की हम संकल्पना करते हैं वो कहीं ना कहीं यहीं से आती है। उसके बाद है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, इनके जो संत है वो बिंदुसार, और इनके संत थे अशोक। और बृहद्रथ कौन थे? तो ये मौर्य वंश के अंतिम राजा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो सर्वप्रथम जिन्होंने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, ठीक है, कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिणी भाग में अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सम्राट अशोक भी हो सकते हैं कलिंग की वजह से, लेकिन आप याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जिनकी मृत्यु भी श्रवण बेलगोला में हुई थी। तो ये एक काफी यहाँ से एक फैक्ट है जहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद है, अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है। इतिहास में उसे विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो ये हुआ है विशाखदत्त में। विशाखदत्त के जो ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, इसमें हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से इसमें वर्णन हुआ है, जिसमें मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है, जो कि कुलहीन या निम्न कुल का इसका अर्थ होता है। और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को महापद्मनंद, अन्य नाम नंद का पुत्र माना गया है। ये काफी डिस्प्यूटेड है, बट आप याद रखेंगे वृषल कभी कभी पूछा जाता है, वृषल का मतलब क्या होता है? तो ये कुलहीन या निम्न कुल का होता है। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था किसका? राजदूत था? तो सेलुकस का था। सेलुकस निकेटर नाम है। चंद्रगुप्त मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी दूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेलुकस का राजदूत रह चुका था। इससे संबंधित एक और फैक्ट है, पता नहीं इसमें आगे दिया गया है कि नहीं, कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो है युद्ध हुआ था 303 से लेके 305 ईसा पूर्व के करीब की बात है। ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, बट इसके बात है जिसमें सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ था
चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो ये करीब 7 श्रेणियों में बांटा है। इसमें से कौन कौन से वर्ग हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप उस पर विशेष ध्यान रखेंगे। पहला वर्ग है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा है पशुपालक, चौथा है शिल्पकार और व्यवसायी एक ही वर्ग है, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक, सातवां मंत्री एवं उपदेशक। ठीक है, मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। आप ये सब छोटे डिटेल को याद रखेंगे, तब आपको एलिमिनेशन जो मेथड है उसको लगाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे कि मेगास्थनीज ने कहा कि दास प्रथा का चलन भारत में नहीं था, तो आपको ये काफ़ी एलिमिनेशन में ये जो फैक्ट है आपको हेल्प करेगा। आगे फाहियान इससे संबंधित आएंगे, उसके बाद अलबरूनी आएंगे, दास प्रथा के बारे में बात करेंगे, तो आपको यहाँ से बहुत कुछ आइडिया लगेगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो ये इंडिका में है। और इंडिका किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने ही इंडिका को लिखा था। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों की वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग है, तो इसे मैच करने की कोशिश करते हैं। चोल मंगलम झील ये किसने बनवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। A3। ठीक है, धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? सम्राट अशोक ने। 3 एंड इसके बाद हो जाएगा 4। प्रयाग में सभा किसने की थी? तो हर्षवर्धन ने, तो ये हो जाएगा 2। और फिर सुदर्शन झील के निर्माण करवाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो पश्चिमी भारत पर जो ये प्रमाणित होता है वो रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभी आप देखेंगे तो वो गुजरात के क्षेत्र में है, और रुद्रादमन एक राजा का नाम है, वहाँ के जो राजा थे उनका नाम है। और इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। 150 ईसा ईस्वी में रुद्रादमन प्रथम जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने, ठीक है याद रखना है, पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील बनवाई थी। और बाद में अशोक के गवर्नर यवन राज तुषाष्ट्र ने इस जलाशय के साथ नहरें बनवाई थी। ठीक है, तुषाष्ट्र भी है इसमें। इस प्रांत को अनर्थ तथा सुराष्ट्र कहा गया है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अनर्थ के बारे में, ठीक है, जो गुजरात का क्षेत्र मैंने बताया था कि है। तो यहाँ पे हो गया ये क्वेश्चन। अगला है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? ठीक है, तो कलिंग विजय का जो वर्णन है वह सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग ई के साथ जाएंगे। किसी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हाथी गुम्फा अभिलेख है जो कि कलिंग से संबंधित है, या फिर उड़ीसा से वर्तमान संबंधित है। तो लेकिन कलिंग जो ये हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक प्रस्तुति है ये। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ये श्रीलंका नहीं था सम्मिलित। ठीक है, सम्राट अशोक के क्षेत्र में। और इसमें आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में अशोक का अधिकार चोल, साउथ इंडिया पांड्या, सत्यपुत्र और केरलपुत्र ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। ठीक है, और इसी में सम्राट अशोक के शिलालेख में भी जो पड़ोसी राज्य हैं उनका वर्णन है। तो उसमें यही चोल, पांड्या, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी का वर्णन है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह है भाब्रू स्तंभ। ठीक है, इसका हम लोग डिटेल्स देखते हैं। भाब्रू वैराट शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है प्रियदर्शी। ठीक है, सम्राट अशोक का एक आप कह सकते हैं नाम है प्रियदर्शी, मतलब भगवान को प्रिय है जो। लाजा माघे संघे अभिवादेन तनु आहा अपावा, जो भी ये लिखा गया है जो लाइन है, यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी भी प्रमाणित करता है। ठीक है, कौन सा? भाब्रू अभिलेख। वर्तमान में जो भाब्रू क्षेत्र है ये राजस्थान में है, तो ये भी पूछा जा सकता है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसमें क्योंकि ऑप्शन ई भी है तो इसमें शांति और अहिंसा तो है ही, बड़ों का सम्मान भी है, ठीक है, धार्मिक सहनशीलता भी है, तो उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है,
अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये प्रियदर्शी। ठीक है, ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय या देवना प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर बताया गया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो क्या है? प्राकृत है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे इसे। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। पहला है शिलालेख, जो कि कुल टोटल 14 है। फिर है स्तंभ लेख, वृहद शिलालेख। फिर है गुहा लेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है। देखिए आगे ये डिटेल आया, जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? तो शहबाजगढ़ी से, मानसेहरा से, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एड़गुर्डी और सोपारा। ये इंपॉर्टेंट है जगह, ये याद रखना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्रह्मी न होकर खरोष्टी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। अगला हमारा क्वेश्चन है, सॉरी इसका ही एक्सप्लेनेशन है, आगे देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तक्षशिला से अरामाइक लिपि में। ठीक है, सरेकुना से भी मिला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो ये ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। और इसे पढ़ने का श्रेय किसे दिया जा गया है? तो जो श्रेय प्रिंसेप है उनको दिया गया है, ग्रोटेफेंड है इनको दिया गया है, और लेसन है इनको दिया गया है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी। ठीक है, खरोष्टी लिपि के संबंधित इसको सबसे पहले पढ़े थे किस कौन? प्रिंसेप। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी है। अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया? तो जेम्स प्रिंसेप है। ब्राह्मी लिपि फिर से वही क्वेश्चन है, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं स्किप करके। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? इसमें उत्तर दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश के शासक उदयन ने की थी। सॉरी यहाँ पे गलत है, क्योंकि ऊपर में ही इसी बुक में दिया जा गया था कि इसकी स्थापना जो की थी अजातशत्रु ने की थी, और सबसे पहले राजधानी भी बनाई थी उदयन ने, एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य भी इसका उत्तर हो सकता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये बृहद्रथ थे, और पुष्यमित्र शुंग द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। और वह ऐसा पहला राष्ट्र सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन किया। ठीक है, मतलब अखंड भारत कह लीजिए आप। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य पर में किसने विश्वास किया? तो ये रोमिला थापर है, इतिहासकार हैं, फेमस इतिहासकार हैं, इनका ये मंतव्य है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये तक्षशिला था। ठीक है, बहुत लोग इसमें क्या करेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय लगा देंगे, लेकिन याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि गुप्त वंश में बनी थी, गुप्त वंश के दौरान की बात है, और मौर्य काल उससे पहले की बात है। तो कभी कभी एग्जाम के प्रेशर में ये गलती बहुत लोगों से होती है, तो इस पर विशेष ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है मौर्योत्तर काल से संबंधित। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करें। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? तो ये मौर्य वंश आएंगे, फिर आएगा क्या? शुंग वंश, फिर आएगा कण्व वंश, फिर आएगा कुषाण वंश। तो उत्तर हो जाएगा ए। एक बार देख लेते हैं टाइमलाइन भी। मौर्य साम्राज्य का टाइमलाइन क्या था? 321 से 184 ईसा पूर्व। शुंग राजवंश का टाइमलाइन क्या है? 184 से 73 ईसा पूर्व। और इसके बाद कुषाण साम्राज्य है जो पहली ईस्वी से तीसरी शताब्दी तक है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था कहाँ से? तो जावा सुमात्रा से। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी थे, उन लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। इन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव में दान दिया। ठीक है, बलपुत्र देव का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इन्होंने देवपाल से संपर्क करके नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत
द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। हमने डिस्कस किया, ये कौन थे? बलपुत्र देव, शैलेंद्र वंशी शासक, जावा के। जावा यानी आधुनिक जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग है, तो इसे मैच करते हैं। कर्ण सुवर्ण ये कहाँ है? तो इसको पश्चिम बंगाल में। फिर है प्राग ज्योतिषपुर, ठीक है, तो जो प्राग ज्योतिषपुर प्राग ज्योतिष है, पुर भी कहीं कहीं दिखाया जाता है, तो यह असम में है। गिरनार कहाँ है? तो गिरनार है गुजरात में और प्रतिष्ठान है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। कर्ण सुवर्ण को प्राचीन नगर बताया गया है इसमें, जिसकी वर्तमान स्थिति जो है मुर्शिदाबाद जिला है। और प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राग ज्योतिष और कामरूप दोनों नामों का प्रयोग प्राचीन असम और उसके आसपास क्षेत्रों के लिए किया जाता था, ठीक है। आगे हम देखते हैं, जो प्रतिष्ठान है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाराष्ट्र में है, ठीक है। किस अभिलेख में रुद्रादमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो ये रुद्रादमन थे, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र में है ये। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? याद रखना है, ये विम कडफिसिस थे। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना। उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कडफिसिस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए, किसके द्वारा? तो सातवाहनों के द्वारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, शीशे के जो सिक्के से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा बड़ी संख्या में तो ये सातवाहन हो जाएगा। अगर स्वर्ण मुद्रा का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये विम कडफिसिस हो जाएंगे, जो कि कुषाण शासक हैं। इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या सातवाहन राजवंश शासकों द्वारा जारी की गई। ध्यातव्य है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना जो है सिमुक ने की थी, ठीक है। इनकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। शुंग वंश के बाद किस वंश का भारत पर शासन रहा? तो इसमें कण्व वंश का शासन रहा। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा मार दिए गए। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की उसे कण्व या कण्वायन कहा जाता है, ठीक है। तो वासुदेव जो थे वो कण्व वंश के संस्थापक थे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित है। इस संदर्भ में पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है। जो कि रामगुप्त जो है इनको मार के हत्या करके वो शासक बन जाते हैं। इसका हम लोग देखते हैं आगे डिटेल। लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न पाने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये थे समुद्रगुप्त, और इन्हें कहा था प्राचीन भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने। उनकी वीरता और विजयों से प्रभावित होकर समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक कौन है? तो हरिसेन है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रयाग जगह का नाम है। प्रशस्ति उनकी मतलब उनकी वीरता का संबंधित चर्चा मिलेगी आपको इसमें। गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया तो वो स्कंदगुप्त है, ठीक है। हून एक आप कह सकते हैं रेस या एक कम्युनिटी को कहा जा रहा है जो कि बाहर से अटैक करते थे इंडिया पे। तो इसको हम लोग आगे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। हूनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में लगभग 455 ईसा पूर्व में हुआ। स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह परास्त हुए। यह आक्रमण का एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हूनों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हैं कुमारगुप्त, ठीक है। हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के का जो संस्थापक है वो शक्रादित्य यानी कुमारगुप्त ही हैं। उनका जो नाम बोला है हेनसांग ने, तो वो बोला है शक्रादित्य, ठीक है। जिसने बौद्ध धर्म के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई। शक्रादित्य की पहचान गुप्त शासक कृष्ण कुमारगुप्त के रूप में हुई है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य की थी।
नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था, यह दक्षिणी बिहार के राजगीर के निकट, यही सब है। आगे हम देखते हैं इसमें। इसमें किस किस ने नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया था, यह भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया, बाद में बुद्धगुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने, परवर्ती गुप्त शासक है टू बी मोर प्रिसाइज, इन्होंने इसे दान दिया या ये रिजुविनेट कराया। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, तो ये गुप्त युग है। निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इसमें डिस्प्यूट हुआ था। कौटिल्य नहीं है, क्योंकि कौटिल्य जो है वो कहाँ से संबंधित है, तो ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, तो निश्चित रूप से ये इसका उत्तर नहीं हो सकता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर अध्ययन के लिए चीनी यात्री हेनसांग भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, ये तो सही है, ठीक है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया, ठीक है। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या कहा जा रहा है। नालंदा के विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था, यह दक्षिणी बिहार के राजगीर में निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्त शासकों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, ठीक है। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप यह महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व जो है घटने लगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी सही है, क्योंकि अब जो है जो यहाँ पे पाल शासक हैं और पाल शासक जो हैं अब इसकी जगह विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान में भागलपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ था, इसके अवशेष वहाँ देखे जाते हैं, तो उनको प्रश्रय देना शुरू कर दिया, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। दोनों सही है पर इसकी व्याख्या ये नहीं करता। अगला क्वेश्चन है फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में आया, ये गलत है, इसलिए कि फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। दूसरा क्वेश्चन है हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दौरा किया था, ठीक है। ये भी गलत है, क्योंकि हेनसांग जो है वो आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फाहियान जो है और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, हमने डिस्कस किया। यहाँ के लोगों के जीवन का विस्तृत वर्णन किया इन्होंने, और चीनी यात्री हेनसांग जो है सम्राट हर्ष के समय आए थे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की, इंपॉर्टेंट है, ये 518 से 521, तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आंसर को ई माना गया है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए, क्यों? क्योंकि संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उनमें से अधिकांशता को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हेनसांग के आगमन के समय गांव बन चुका था। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर कुम्हड़ार, सोनपुर, सहगौड़ा उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो गुप्त काल में जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह का उपयोग किया जाता था, ठीक है, जहाँ से कि दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत से भृगु कुछ या बड़ौच, ठीक है, तो ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। तो जो ताम्रलिप्ति है वहां से जो साउथ ईस्ट वाला क्षेत्र है वहां पे से व्यापार होता था, और जो भड़ौच है वहां से पश्चिमी देशों से, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वहां से व्यापार होता था। वेस्टर्न मतलब जो आज का वेस्टर्न इससे नहीं समझना है, पड़ोस के जो वेस्टर्न है वहां उससे संबंधित है ये। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया, तो गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो उपज का 6ठा भाग, क्योंकि शास्त्रों में भी यही मान्य बताया गया है, उपज का 6ठा भाग। आगे है इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं, क्योंकि कर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग कर या उद्रंग कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो 1/6 है। देखिए हमने ऊपर डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन यहाँ है। किस प्रकार की भूमि को अप्रतहत कहा जाता है, बिना जोती हुई जो जंगली भूमि है उसके अप्रतहत कहा जाता है, ठीक है। और ये गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था के लिए एक पद है जो कि यूज होता था, ये गुप्त काल से संबंधित है अप्रतहत वर्ड।
अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों का पर विचार करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें इसके डिस्कशन में हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे अमर सिंह, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के में नवरत्न रहते थे उनके दरबार में, उनमें से एक थे अमर सिंह। अमर कोश इन्होंने रचना की थी। अमर कोश में भूमि के 12 प्रकार के भूमि की सूची दी गई है, जिनमें शामिल है उर्वर मरु मस्थली, ऊसर यानी बंजर भूमि, अप्रतहत परती भूमि, साधवला, पंकिल, जलप्रायानुपम नमीयुक्त, कच्च मतलब जो दलदली है, सरकड़ा यानी चूना पत्थर से संबंधित कंकड़ युक्त, सरकड़ावती, नदी मात्रक और देव मात्रक, ठीक है। तो उत्तर इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उर्वरा भी है, मरु भी है, देव मात्रक भी है, सातवाला भी है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो ये हरिसेन है, हमने डिस्कस किया था ऊपर। और अशोक इसमें क्या है, हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय मतलब श्री पर्वत क्षेत्र का शासक आंध्र भृतीय कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के शासक थे, किंतु बाद में उनके पतन के बाद वो अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। वह वाकाटक वंश के संस्थापक थे। तो इसमें हम देखते हैं इसका डिस्कशन, ठीक है। संस्थापक थे कौन? विंध्य शक्ति। तो ये पहला जो ऑप्शन है ये गलत है। उनका साम्राज्य उत्तर भारत में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। इसको भी हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। वाकाटक इसमें उनका प्रवरसेन फर्स्ट के समय ही वाकाटक की वंश की सीमाएं उत्तर में विंध्य क्षेत्र से लेकर दक्षिण में दक्कन हैदराबाद में के क्षेत्र में विस्तृत हो गई थी। वाकाटक नरेशों में सर्वप्रथम इसने ही सम्राट की उपाधि धारण की। कोई किसने? प्रवरसेन प्रथम ने। इसके बाद है 4 अश्वमेध यज्ञों तथा वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न किया। किसने? प्रवरसेन वन ने वैदिक अनुष्ठान और 4 अश्वमेध यज्ञ। पुराने में उसे प्रवीर कहा गया है, अतः चारों विकल्प सत्य हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें सॉरी हमने आगे जो पॉइंट्स थे उसको डिस्कस नहीं किया। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने, सही है। ये दूसरा पॉइंट भी सही था। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ये भी सही है। तो 3 पॉइंट सही है, तो प्रूफ में से एक से अधिक होगा। हून राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया? तो ये प्रकाश वर्धमान के द्वारा इनको पराजित किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति। इसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इसको याद रखना है। वानभट्ट की रचना है हर्षचरित्र के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक वंश ने थानेश्वर में की थी। कवि बान निवासी था कहाँ का? तो कवि बानभट्ट का जन्म को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार बिहार में सोन नदी के किनारे प्रतिकुटा नामक गांव में हुआ था, ठीक है। तो इससे का उत्तर बीपीएससी ने उपयुक्त में से कोई नहीं माना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो हेनसांग थे, इन्होंने भारत की यात्रा की। हेनसांग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो इनके डिटेल्स को भी देख लेते हैं। इसमें है कि इसके उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चांगवांग, ठीक है, चांग आम से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयूकी कहा जाता है, ठीक है। जो हेनसांग का जो यात्रा ग्रंथ है उसको सीयूकी कहा जाता है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। लगभग 15 माह तक नालंदा विश्वविद्यालय में निवास कर उसने आचार्य शीलभद्र से योग शास्त्र का अध्ययन किया, ठीक है। उसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हेनसांग पुनः 642 ईस्वी में नालंदा आया, ठीक है। एक बार 637 में, एक बार 642 में। इस प्रकार हेनसांग ने नालंदा में निवास की कुल अवधि दोनों यात्राओं को मिलाकर लगभग 2 वर्ष रहा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। हेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा क्षेत्र? तो ये मथुरा, ठीक है, सूती कपड़ों के लिए हेनसांग इसकी चर्चा करता है।
और बान ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारी के लिए लाल भूमि बताया है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे फैक्ट हैं जो बीपीएससी द्वारा कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो ये भास्कर वर्मन थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है? तो ये सम्राट हर्ष थे। 7वीं शताब्दी के दौरान भारत का पुष्यभूति वंश का शासक हर्ष बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो ये न्याय जो दर्शन है उसका विकास हुआ। ठीक है, और न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये गौतम थे, ऋषि गौतम थे। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान वैध या अवैध हो सकता है। वैध ज्ञान को प्रमा और अवैध ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये कौन थे? आर्यभट्ट थे। इंपॉर्टेंट है, सूर्योदय और सूर्यास्त की जो संकल्पना है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण, ये आर्यभट्ट द्वारा दी गई थी। और चलिए आगे इससे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपना कार्य के लिए जाने जाते थे? तो गुप्त काल में कौन थे? सुश्रुत को सल क्रिया का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये काशी के रहने वाले थे। सौनक ऋग्वेदिक कालीन ऋषि थे। और शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार थे। शूद्रक, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सौमिला गुप्त कालीन नाटककार हैं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि क्षेत्र में उपयुक्त में किसी ने कार्य नहीं किया। ठीक है, यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और उत्तर प्रवर्तकों में इसका विकल्प जो है उत्तर ए माना था, लेकिन बाद में इसे चूंकि गुप्त काल में करीब 100 वर्ष के इसलिए, ठीक है, लेकिन बीपीएससी ने अगर इसका उत्तर ए माना और बाद में उसे करेक्ट नहीं किया है तो आप भी सुश्रुत ही माने इसे, क्योंकि बीपीएससी ने इसे करेक्ट नहीं किया। फिर से ऐसा इसमें लिखा नहीं है, पता नहीं उन्होंने वास्तविक स्थिति क्या है मुझे ज्ञात नहीं है, बट इसमें लिखा हुआ नहीं है कि बीपीएससी ने इसे करेक्ट किया था। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगले जो टॉपिक्स हैं हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा पार्ट 4 में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे ट्यून्ड फॉर बीपीएससी PYQs। थैंक यू।